दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव बसंत ऑनलाइन क्लासेस से आज मैं जनरल स्टडीज़ के इकोनॉमिक्स पोर्शन में कैपिटल क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि कैपिटल क्या होता है। पूंजी, कैपिटल का अर्थ होता है कि उत्पादन प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी चीज़ें हम प्रयुक्त करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। जैसे ये कमर्शियल बिल्डिंग है, ये भी कैपिटल है। दर्जी की सिलाई मशीन है जिससे इनकम जनरेट होता है, वो भी कैपिटल है। कोई मशीन है इंडस्ट्री की, वो भी कैपिटल है क्योंकि उससे इनकम जनरेट हो रही है। ये सब कैपिटल है। और कैपिटल फॉर्मेशन का अर्थ होता है कि किसी वर्ष किसी इकोनॉमी में हम एक वर्ष में उस पूंजी स्टॉक में कितनी वृद्धि कर पा रहे हैं उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, पूंजी निर्माण। तो सबसे पहले बात आती है कि कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए बचत की जरूरत पड़ती है, सेविंग। लेकिन सेविंग अपने आप में कैपिटल नहीं है। जब हम उस बचत का विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे बैंकिंग है, सिस्टम है, म्यूचुअल फंड है, तो उससे मेरा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कहने का अर्थ है कि बचत अपने आप में कैपिटल नहीं है। जब उस बचत का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक कड़ी हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, मध्यस्थ हैं, जो काम करती हैं आपकी सेविंग के मोबिलाइजेशन का, आपकी बचत के गतिशीलन का, तब वो कैपिटल निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात आती है कैपिटल। या कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की जो अनिवार्य शर्त है वो है बचत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग। सेविंग का गतिशीलन होता है वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। वित्तीय संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही उनका हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी विनियोग करते हैं। विनियोग की इंग्लिश होती है इन्वेस्टमेंट। कहने का अर्थ है कि जैसे प्राचीन काल में पहले लोग पैसे को घर में रखते थे, छुपा के गाड़ के रखते थे, उसको हम कैपिटल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो बचत है, सेविंग है, उसका मोबिलाइजेशन नहीं होता था, उसका गतिशीलन नहीं होता था, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाती थी। जैसे हम डाकघर के द्वारा केवीपी खरीद लिए, किसान विकास पत्र, 1 लाख रुपये का, और सरकार ने हमें कह दिया कि आपको 9 साल बाद हम 1 लाख का 2 लाख रुपये देंगे। तो उस 1 लाख रुपये को सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था में लगाती है, और उससे कोशिश करती है कि हमें 2.5 लाख रुपये मिले फायदा। तो 50,000 सरकार अपने पास रखेगी, फिर उसी में से 2 लाख हमें देगी। तो कहने का अर्थ है कि सेविंग का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही मोबिलाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, बचत का गतिशीलन। तब वो इन्वेस्टमेंट होता है, अर्थव्यवस्था में विनियोग होता है। इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। ये किसी भी देश की मूलभूत आवश्यकता होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमें पूंजी निर्माण करना ही करना होगा, इसके बिना हम तरक्की कर ही नहीं सकते। अब इससे रिलेटेड एक और चीज आती है कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। थोड़ा इसको समझने की जरूरत है, ये क्या होता है।
पूंजी उत्पादन अनुपात का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए, एक यूनिट उत्पादन के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, उसको पूंजी उत्पादन अनुपात बोलते हैं। अर्थात ये निकलता है पूंजी की मात्रा बटे उत्पादन की मात्रा। सपोज करिए कि किसी प्लांट में हमें एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए 6 यूनिट कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो हम कहेंगे कि COR कैपिटल आउटपुट रेशियो 6:1 है। अर्थात कैपिटल आउटपुट रेशियो का कम होना, कम होने का अर्थ हुआ कि नीचे वाला ज्यादा हो तभी इसकी वैल्यू कम होगी। कैपिटल आउट COR का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा अच्छा लक्षण है। अगर COR बढ़ रहा है यानी कहने का अर्थ है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर बढ़ रहा है COR इसका अर्थ हुआ कि एक यूनिट के लिए आपको ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ रही है, जो अच्छी बात नहीं है। इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज तब मानी जाएगी जब एक यूनिट के लिए हमें उत्पादन के लिए कम से कम पूंजी लगानी पड़े, यानी COR का कम होना ये अच्छा लक्षण माना जाएगा अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक इसी तरह इसका उल्टा भी होता है, उत्पाद पूंजी अनुपात यानी आउटपुट कैपिटल रेशियो, उत्पाद पूंजी अनुपात। वो इसका उल्टा हो जाएगा, उत्पादन की मात्रा बटे पूंजी की मात्रा, ठीक इसका उल्टा। इसी प्रकार एक शब्दावली है ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल का अर्थ होता है वर्धमान, वर्धमान मीन्स बढ़ोतरी, इंक्रीज करना। इसका अर्थ हुआ पूंजी की मात्रा में वृद्धि बटे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। अर्थात इंक्रीमेंटल का अर्थ हुआ कि फिर उसी तरह COR की तरह ही कि हम अगर एक यूनिट पूंजी की मात्रा बढ़ाए तो उत्पादन की कितनी मात्रा वृद्धि हो रही है, कितना बढ़ा, उसको बोलते हैं ICOR, इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ोतरी, वर्धमान, बढ़ना। और ICOR हर इंडस्ट्री में अलग अलग होगा, ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पूंजी की गहनता, पूंजी की गहनता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की गहनता, पूंजी की गहनता पर निर्भर करेगा। एक उदाहरण द्वारा समझिए, जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें, लघु और कुटीर उद्योगों की बात करें, जैसे पापड़ और चिप्स बनाने वाली छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो हाथ से ज्यादा काम होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाती है, उसमें होता क्या है, मशीनों की जरूरत कम से कम पड़ती है। तो वहां पे अगर हम एक यूनिट पूंजी बस बढ़ा दें तो उत्पादन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वहां पे ICOR कम होगा। ठीक COR की तरह ICOR का भी कम होना अच्छा माना जाएगा। और दूसरी तरफ जो हेवी इंडस्ट्रीज है, भारी उद्योग, वहां पे क्या होगा, ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ICOR ज्यादा होगा।
वहां पे हम ज्यादा जब पूंजी लगाएंगे तब मेरा उत्पादन बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कथन कारण में आएंगे कि ICOR या COR का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या खराब है। तो ICOR या COR का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बढ़ेगा तब जब नीचे वाला ज्यादा हो। तो नीचे बढ़ेगा तब जब ऊपर वाला ज्यादा हो पूंजी की मात्रा, सॉरी, यानी आपको ज्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा पूंजी लगाना अच्छी बात नहीं होगी, हर कोई चाहेगा कि कम पूंजी में मेरा उत्पादन बढ़े। यानी ICOR या COR का कम होना इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा लक्षण माना जाएगा। और ICOR चूंकि इंटेंसिटी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है, तो कुटीर और लघु उद्योगों में ये कम होगा, अच्छा माना जाएगा। और जो हेवी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ज़्यादा मशीनों, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है, वहाँ पे ICOR की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इकोनॉमी में एक और टॉपिक आता है, तरलता। तरलता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडिटी। पहले इसका अर्थ समझिए कि तरलता होती क्या है। लिक्विडिटी जैसे हम कहें कि मुद्रा सबसे अधिक तरल है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अब हम मुद्रा को हम किसी पैसे में या किसी अन्य मुद्रा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके वैल्यू में किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है, सर्वाधिक तरल मानी जाती है मुद्रा। लेकिन अगर हम सोना ले लें, अगर आज मैंने 10,000 का सोना लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि हम 2 साल बाद अगर हम बेचने जाए तो मैं 10,000 का ही सोना बिकेगा, हो सकता है 9,000 का बिके हो, यानी उसकी वैल्यू में कमी आ गई, यानी वो मुद्रा की तुलना में कम तरल कहा जाएगा सोना को। इस प्रकार शेयर, डिवेंचर्स ये भी तरल है, लेकिन सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है, सबकी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी अलग अलग है। डिग्री ऑफ लिक्विडिटी का अर्थ हुआ कौन ज्यादा है लिक्विड है, कौन उससे कम लिक्विड है, कौन सबसे कम लिक्विड है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें, सरकारी प्रतिभूतियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज। सरकारी प्रतिभूतियां, इसका अर्थ होता है गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज इसमें आती है, जैसे किसान विकास पत्र है, सरकारी कोई बॉन्ड हुआ, राष्ट्रीय बचत पत्र हुआ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जिनको माना जाता है बिल्कुल मुद्रा की तरह 100% तरल तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है, इसको नियर मनी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नियर मनी। हिंदी में बोलते हैं इसको समीपस्थ मुद्रा, क्योंकि जब इसको हम मुद्रा के रूप में कैश कराने जाते हैं तो हमें कम से कम लॉस होता है, कम से कम हानि होती है, इसीलिए इसको नियर मनी बोलते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे पास लिक्विडिटी सर्वाधिक तरल रहे, मुद्रा के रूप में रहे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।